हेलो दोस्तों, आज है 16 जनवरी। तो 16 जनवरी के जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो पहला आर्टिकल है एईसी के बारे में, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो परमाणु ऊर्जा आयोग। अब ये क्यों फेमस है? इसका पुनर्गठन हुआ है। तो पुनर्गठन जो हुआ है मतलब इसमें नए सदस्य शामिल होंगे, पुराने सदस्य हटेंगे। तो ऐसा है। तो दोबारा से इसे गठित किया गया है। अब इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं? तो आयोग में राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार होगा वो अजीत डोभाल है इस टाइम। वो होंगे इसमें शामिल। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऐसे रख सकते हैं कि वो एईसी का सदस्य होगा ही होगा, क्योंकि सुरक्षा की बात है। तो अभी वर्तमान में अजीत डोभाल है, तो वो पद के कारण वो शामिल है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रधान सचिव होंगे, प्रमोद कुमार मिश्रा, वो इस बार शामिल है, इसमें शामिल है। तो प्रधान सचिव भी हमेशा शामिल होगा। अभी प्रमोद कुमार है, बाकी कोई और बदलेगा तो वो आएंगे। वैसे ही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, सोमनाथ, गोविल पटेल, ये सब सदस्य इसमें शामिल हैं। तो एक दो नाम इंपॉर्टेंट रखने हैं, अगर पूछा जाएगा ऐसे आ सकता है कि एईसी में कौन शामिल होता है। तो हमने पहला देखा सुरक्षा सलाहकार, तो पहला होगा एक सुरक्षा सलाहकार जो भारत के होंगे वो शामिल होंगे। दूसरा हमने देखा प्रधान सचिव होंगे शामिल, तो दूसरा प्रधान सचिव होंगे। ऐसे ही विदेश सचिव होंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु ऊर्जा है तो विदेश से भी संबंधित मामला आएगी, तो ये वाले आ जाएंगे, अन्य सदस्य होंगे। तो ये सदस्य हो गए। इसके बाद आयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग का जो सचिव होगा वो भी आएगा। अभी कौन है? अजीत कुमार मोहंती जो है वो अभी अध्यक्ष है। तो परमाणु ऊर्जा विभाग के जो सचिव होंगे वो भी आ जाएंगे। तो एक सचिव, तीन सचिव हमें यहाँ मिल गए। एक कौन सा? प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव। उसके बाद है विदेश सचिव और एक परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव। अब नॉर्मल सा बात है, परमाणु ऊर्जा आयोग में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव तो होंगे ही, और वही अध्यक्षता करेंगे। तो मेन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अध्यक्षता कौन करेगा? तो यही सचिव करेंगे इसकी, एईसी वाले की। तो ये हो गया। तो अब इसका शुरुआत कैसे हुई थी एटॉमिक एनर्जी आयोग की? तो हुआ क्या था, अपने प्रथम प्रधानमंत्री जी नेहरू जी थे, उन्होंने उनके उस समय जब देश आजाद हुआ था तो उन्होंने विचार सोचा कि क्यों ना एक परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया जाए। तो एटॉमिक एनर्जी कमीशन 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर जो भाभा थे, उनके डॉक्टर भाभा के साथ ये स्टार्ट हुआ था, तो वो चेयरमैन बनाए गए थे। इसका देखें तो अब फिर क्या हुआ, नेतृत्व में स्टार्ट हुआ, बाद में इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया था। तो परमाणु ऊर्जा आयोग है वो अभी किसके अधीन है? परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन कर दिया गया। तो आयोग विभाग के अधीन है। पहला हो गया ये। दूसरा, इसका काम क्या है? तो ऊर्जा विभाग के लिए नीतियां तैयार करने का काम सौंपना है। अब ये काम क्या करता है? तो जैसे भारत में आणविक ऊर्जा है, तो एटॉमिक वाली जो एटॉमिक एनर्जी है उसके निर्माण में काम करेगा। उसके विकास हो तो रिसर्च डेवलपमेंट में काम करेगा, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में काम करता है। तो ये काम करेगा। अब इसके परमाणु ऊर्जा का उपयोग केवल ऊर्जा संकट का समाधान ही नहीं होता है, बल्कि ये चिकित्सा, उद्योग सब में होता है। बस इम्पोर्टेंट क्या है, ये शांतिपूर्ण जो परमाणु ऊर्जा है उसके उपयोग को बढ़ावा देता है। तो क्या है, परमाणु ऊर्जा विभाग की नीतियों को तैयार करने का काम इसे सौंपा जाता है। विभिन्न उपाय योजनाएं बनाता है कार्यक्रम से संबंधित जो कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी हो। एईसी के पदेन अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव होता है, जो हमने ऊपर देख ही लिया है। तो ये है। और एईसी की सिफारिश पर प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर ही गठित इसका किया जाता है, जो ये सदस्य वगैरह अध्यक्ष होते हैं, तो वो है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो है, अब ये बना कब था ये भी इम्पोर्टेंट है, 1948 में, जो कि हमने देखा था। तो ये कुछ बातें याद रखनी है, 1948 में बना था। और क्यों बना था? शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो परमाणु ऊर्जा का हो गया, रिएक्टर का संचालन करना हो, सुरक्षा हो, पर्यावरण हो, इन सब चीजों में ये काम करता है। अगला जो आर्टिकल है वो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व के कारण। तो ये जलमग्नता का खतरा आया है, अभी जलमग्न हुआ नहीं है, जलमग्न का क्या है, खतरा आया है। तो ये है। कैसे? तो हुआ क्या है, जैसे अभी हम देखते हैं केन बेतवा एक प्रोजेक्ट है जो यूपी और एमपी का है। केन बेतवा प्रोजेक्ट, नदी जोड़ो। वैसे ही राजस्थान में कुछ नदी जोड़ो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में बताया गया कि अगर वो बन जाता है तो रणथंभौर का 37 वर्ग किलोमीटर का एरिया जलमग्न हो सकता है। अब ये पहले एरिया ही देखते हैं, तो कौन सा एरिया है? तो पार्वती, काली सिंध, चंबल और पूर्वी नहर परियोजना है। तो ये पूछ लेगा रणथंभौर के आसपास कौन सी नदी बहती है, या कौन सी नदियों
के कारण जलमग्न हो सकता है, तो जिन्हें जोड़ा जा रहा है। तो पार्वती, काली सिंध उत्तर प्रदेश वाले एरिया में नीचे की तरफ दिखती है, चंबल वाला एरिया, और इन एरिया में पार्वती, काली सिंध, चंबल, इनको जोड़ने का प्रस्ताव है। तो अगर इन्हें जोड़ा जाएगा तो बड़े एरिया में क्या आ सकती है, जलमग्नता, बाढ़ जैसी समस्या आ जाएगी। तो ये अब रणथंभौर का थोड़ा लोकेशन देखते हैं। तो रणथंभौर ये रहा नेशनल पार्क। तो रणथंभौर नेशनल पार्क यही है। अब इधर कुछ और नेशनल पार्क देख लेते हैं। अब एक ही आया है तो राजस्थान के और देखते हैं। देखिए जैसे बिल्कुल लास्ट में पाकिस्तान की साइड इधर चलेंगे तो उधर पड़ेगा डेजर्ट नेशनल पार्क। अब ऐसे ही याद कर सकते हैं, इस एरिया में थार डेजर्ट है तो डेजर्ट नेशनल पार्क आ जाएगा। ऊपर देखें तो सरिस्का नेशनल पार्क आ जाएगा, और केवला देव घाना जो मेन इंपोर्टेंट अपने में है, तो केवला देव घाना ये भी है। उसके बाद है रणथंभौर, ये देख लिया। इसके बाद है रामगढ़, जो विषधारी टाइगर रिजर्व, जो अभी 1-2 साल में टाइगर रिजर्व बना है, रामगढ़ विषधारी। नीचे की तरफ मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क मिलेगा, वो इधर की तरफ है। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट है। अब इस एरिया को देखें, जो प्रोजेक्ट है वो क्यों अभी है, तो ये चंबल नदी बह रही है। जो ये एरिया है, ऐसे इमेजिन करो ये राजस्थान का एरिया है, और राजस्थान के एरिया के हम पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में ये चंबल नदी बह रही है। चंबल नदी ऐसे करके ऊपर की तरफ ऐसे चंबल नदी बह रही है। चंबल नदी ये बह रही है। इधर से एक नदी आ रही है, उसका नाम है बनास नदी। तो इसने क्या कर दिया, पूरे एरिया का नाश कर दिया है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो बनास नदी आ रही, और ये चंबल नदी है। इधर कौन सा है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। तो ये है। अब यहाँ पे जो डैम बनना है, सारा खतरा इसके कारण है। तो वो कौन सा है, दूनगरी करके डैम है। डोंगरी डैम, DOONGRI, तो डोंगरी करके डैम है। प्रपोज अभी बना नहीं है, इसके कारण ये एरिया सबमर्ज हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है, बड़ा एरिया। और जो चंबल है उसकी एक सहायक नदी कौन सी है, पार्वती। तो देखो चंबल नदी, चंबल की एक सहायक पार्वती, ऊपर से एक नदी आ रही है, वो कौन सी, नाश करने वाली बनास नदी आ रही है, और ये दोनों मिलके इधर अपने उत्तर प्रदेश में आती हैं। तो ये एरिया कौन सा है, जो रणथंभौर नेशनल पार्क है। इसके ही ऊपर सवाई माधोपुर भी है एरिया, सवाई माधोपुर, ये भी नेशनल पार्क टाइप का है। तो ये तो रणथंभौर ये रहा एरिया। बनास हमने देख ही लिया, ये रही बनास नदी। ये है चंबल नदी और ये पार्वती नदी। तो ये एरिया देखा। उसके बाद और थोड़ा सा देखें तो ऊपर इधर की तरफ देखेंगे तो रणथंभौर यही है। रणथंभौर, ये रणथंभौर के इस साइड है बूंदी वाला एरिया, बूंदी। तो रामगढ़ विषधारी जो टाइगर एरिया है वो बूंदी में है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तो रामगढ़ विषधारी जो भी पिछले 1-2 साल में ही टाइगर रिजर्व बना। नीचे कोटा है, कोटा में मुकुंदरा हिल्स है अभी जो देखा। उसके बाद है सवाई माधोपुर, ऊपर है रणथंभौर के ठीक ऊपर वाला एरिया, ये वाला एरिया है। और अलवर में सरिस्का है। तो ये टाइगर रिजर्व है। तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में ही क्या है, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है। तो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, और सवाई माधोपुर एक नेचुरल साइट वाला भी है। तो उसी डिस्ट्रिक्ट में रणथंभौर नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है। तो ये है। अब देखते हैं इस एरिया का ज्योग्राफिकल क्या इंपोर्टेंस है। तो अरावली, राजस्थान वाले एरिया में अरावली है। तो अरावली और विंध्यन रेंज के बीच वाला एरिया है, संगम पे। तो अरावली और विंध्यन वाले एरिया के संगम पे, कहाँ पे संगम पे, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, एक माउंटेन दूसरे माउंटेन्स के बीच में जो फॉल्ट हो जाता है, मतलब एक रेंज अलग है, ये अरावली रेंज है मान लो, और ये दूसरी रेंज है। ये अलग अलग माउंटेन नहीं है, पूरी पूरी रेंज है, और रेंज के बीच में दरार होती है, उन्हें क्या कहते हैं, मतलब दूसरी प्लेट है एक तरीके से, ये अलग प्लेट है और ये अलग प्लेट है। तो ये रही फॉल्ट है। तो कौन सी, अरावली और विंध्यन के बीच में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और कैला देवी अभ्यारण्य भी शामिल है। तो राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से अभ्यारण्य भी शामिल है, सवाई मानसिंह और कैला देवी। चंबल और बनास नदी जो कि देख लिया। अब इस एरिया में चूंकि वर्षा कम होगी तो कौन से वन पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और ढोक के पेड़ पाए जाएंगे। ढोक के पेड़ ऐसे हो जाते हैं, ऐसे होते हैं जो पानी को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर रहे, मतलब बिना पानी के कई ज़्यादा समय तक रह सकते हैं। तो ये याद किया हमने। अगला एक आर्टिकल है कोंकण को लेकर। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कोंकण की विशेषताएं हैं। तो कोंकण में एक एरिया पाया जाता है जो है सदा एरिया या सादा एरिया। तो कोंकण वाले एरिया को हम जानते हैं, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ साथ गोवा, ये 3 राज्यों वाला एरिया आ जाता है कोंकण वाले एरिया में। तो ये कोने पे कौन सा एरिया, कोंकण वाला एरिया। यहाँ पे एक सदा स्थानीय रूप से क्षेत्र पाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा देखना है। तो कोंकण हमने देखा, ये कठियावाड़ा है। गुजरात का ये वाला कठियावाड़ा एरिया है, और ये कच्छ एरिया है।
फिर कठियावाड़ा, उसके बाद आ जाएंगे गुजरात के प्लेन्स, और ये कोंकण है, मालाबार है और कोरोमंडल। अब ऐसे याद कर सकते हैं इसे, इस एरिया में ही तो वास्को डी गामा और जो भी माल आता था इस एरिया में आता था। मतलब विदेशी जो सबसे पहले आते थे वो इसी एरिया में, कोच्चिन केरल में आते थे। तो ये माल आता था, तो मालाबार पोस्ट है। इधर कोरोमंडल है, ये एरिया कोरा सा रह जाता है, वर्षा नहीं हो पाती है, तो कोरोमंडेलिया। और ये ऊपर की तरफ है तो उत्कल एरिया है, तो ये वाला। अब चूंकि हम अभी इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी देख लेते हैं। जैसे संजय गांधी नेशनल पार्क है महाराष्ट्र में, चंदौली नेशनल पार्क है, तो ये वाला एरिया है। तदोवा नेशनल पार्क है। अब चंदौली, अब चंद्रप्रभा चंदौली करके यूपी में भी है, पर ये यहाँ पे भी है। उसके बाद है तदोवा नेशनल पार्क है, जो यहाँ पे है। नवेगांव नेशनल पार्क है, और यहाँ पे है गुगामल है, और पेंच है। पेंच का इंपॉर्टेंट है, पेंच आधा इधर आता है एमपी में और आधा इधर आता है, तो याद कर लो पेंच ये फंसा है किधर की साइड है ये पूरा। तो पेंच इधर है, गुगामल है, और नवेगांव नेशनल पार्क है, और तदोबा नेशनल पार्क है, तो ये हमने देखा। और चंदौली वाला हो गया। इसके बाद यहाँ कुछ नदियाँ भी देख लेते हैं महाराष्ट्र वाले एरिया में। तो महाराष्ट्र में जो मेन नदी वो कौन सी है, वो गोदावरी नदी है। तो जो ये रही गोदावरी नदी, तो गोदावरी देखी, तो गोदावरी वाले एरिया में ही कुछ और, जैसे पूर्णा, बरधा, ये नदियाँ यहाँ पे मिलेंगी। जैसे बरधा, ये रहा बरधा एरिया, और बरधा गांधी जी के लिए भी फेमस था। तो ये यहाँ पे सतमाला रेंज है, अजंता रेंज है, बालाघाट है। तो सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये रेंज पड़ते हैं। तो ये रेंज है, एक रिवाइज के लिए था। अब यहाँ पे जो मेन आर्टिकल है वो कोंकण के सदा एरिया के बारे में है, सादा एरिया के बारे में। ये है क्या, ये लेटेराइट का समतल मैदान है। अब लेटेराइट क्या एरिया होता है, जिस एरिया में वर्षा ज्यादा होती है वहाँ मिट्टी एक बनती है, उसे क्या कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी है। तो लेटेराइट मिट्टी इस एरिया में देखी जाती है। तो लेटेराइट समतल क्षेत्र है, मतलब यहाँ क्या होगा कि लेटेराइट मिट्टी, जो मिट्टी है वो एरिया समतल हो चुका है। तो उसी एरिया के कटाव के कारण यहाँ पे पहले ऊंचा नीचा था, कटाव हो गया। तो स्थानीय रूप से इसे सदा कहते हैं। सदा का मतलब है समतल क्षेत्र। सदा वर्ष का अधिकांश क्षेत्र होता है, समय होता है वो बंजर रहता है। मतलब ये जो एरिया है सदा वाला, ये ज्यादातर समय बंजर रहता है, लेकिन मानसून के दौरान इसमें वनस्पति आ जाती है, तो थोड़ा अलग सा है। मानसून आएगा तो खूब हरा भरा दिखेगा, खूब अच्छे अच्छे घास पेड़ देखेंगे। और जैसे ही एरिया, मतलब मानसून नहीं रहेगा, ये एरिया बिल्कुल सूखा टाइप का सा दिखने लगेगा, राजस्थान टाइप का एरिया। तो ये एरिया जैसे ऐसा कुछ दिखेगा सादा टाइम में, और वर्षा के दौरान ये ऐसा और ऐसा दिखेगा, तो थोड़ा ये मतलब सूखा टाइप का थोड़ा ज्यादा दिखता है। अब यहीं पे मानसून के दौरान सदा लोग यहाँ पे क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में चावल, बाजरा, मतलब ऐसी चीजें उगाते हैं। कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग इस एरिया में नहीं करना पड़ता, क्यों, क्योंकि जो कीट और जो घास वगैरह होती है वो सूख ही जाती है गर्मियों में। तो ये वाला है भूजल। अब यहाँ पे छिद्रित लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी के बारे में जानते हैं कि यहाँ बारिश ज्यादा होती है तो पानी नीचे नीचे रिस के चला जाता है, उसके साथ खनिज भी चले जाते हैं, पर पानी भी आता है। अब सदा का एक सांस्कृतिक महत्व है। यहाँ जियोग्लिप्स पाए जाते हैं। जियोग्लिप्स क्या है, जो हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले नवपाषाण काल वगैरह हुआ करता था, उस टाइम में से यहाँ पे ये वही पत्थर हैं जो लेटराइट के पत्थर हैं। तो इन्हीं पत्थरों पे लोगों के द्वारा ये ऐसे चित्र बना दिए, कई सारी आकृति बना दी जाती थी। तो जैसी आकृतियां हैं ये बना दी, इन्हें जियोग्लिप्स कहते हैं, और इन्हें यूनेस्को ने भी कोंकण जियोग्लिप्स के नाम से उल्लेखित है, मतलब मान्यता दी है कोंकण यूनेस्को ने भी इसे। तो यहाँ पे लेटराइट पत्थर है, वहाँ पे क्या है, उकेरे गए चित्र होते हैं, कप होते हैं, चिन्ह होते हैं, तो ये है। और ये भारत का सबसे बड़ा रॉक आर्ट वाले एरिया में है, जो जियोग्लिप्स है। अब क्या है, ये रत्नागिरी के कशेली जिले में है, तो कशेली जिले रत्नागिरी में ये जियोग्लिप्स पाए जाते हैं। तो और ये क्या है, पारिस्थितिकी के लिए तो आवास है, यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं, मतलब तेंदुआ, सियार, ये जो यहाँ पे वनस्पतिक क्षेत्र है तो पाए जाएंगे। खतरा क्या है, यहाँ पे विकास योजना, लेटराइट खनन, ये सब होता है, तो एरिया का स्थिति थोड़ी नाजुक है। अगला है डीआरडीओ के बारे में। अब डीआरडीओ ने मार्क टू नाग बनाया है, ये पिछले आर्टिकल में हमने देखा था, थोड़ा इसमें डिटेल से और देख लेते हैं। तो हमने देखा था कि कोई भी हथियार जो बनाता है वो भारत में, वो डीआरडीओ ज्यादातर डेवलप करता है। ज्यादातर क्या, मतलब या तो भारत में डीआरडीओ करेगा या फिर हम विदेश से मंगाते हैं। तो डीआरडीओ ने नाग बनाया था। नाग क्या है, एंटी टैंक मिसाइल है, और उसी का नया परीक्षण किया गया, तो नाग मार्क टू किया गया है पोखरण से। इसमें थोड़ा रेंज भी बढ़ गया है, और थोड़ा इसकी क्षमता भी बढ़ा दी गई है। तो ना क्या है, एंटी टैंक मिसाइल, और टैंक से ही ये प्रक्षेपित किया जाता है, तो एक टैंक से दूसरे टैंक में जाके ये ध्वस्त कर देगा। एंटी टैंक मिसाइल।
अब इसकी विशेषता क्या है कि ये टैंक सिर्फ छोड़ा जाता है तो टैंक यहाँ पे है। मान लो अब चाइना को पता चला कि ये टैंक यहाँ पे है, तो वो हमला यहीं तो करेगी, पर ये टैंक थोड़ी देर बाद तो दूसरे एरिया में पहुंच जाएगा, तो चाइना को क्या लगेगा या किसी भी देश को कि ये यहाँ से हमला हुआ है, क्योंकि लोकेशन बदल दी ना। तो ये चलते चलते अटैक करेगा, तो लोकेशन सटीक इसकी नहीं मिल पाएगी, तो अटैक की संभावना ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो ये एकीकृत गाइडेड मिसाइल कार्यक्रम है। एकीकृत गाइडेड मिसाइल क्यों आया था? इंटीग्रेटेड मिसाइल गाइडेड प्रोग्राम। ये इस वजह से आया था कि सरकार ने सोचा कि ये जब चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हुए, तो ये सोचा गया कि एक प्रोग्राम ना बनाए जिसमें हम क्या करते हैं, मिसाइल को डेवलप करते हैं। तो डीआरडीओ का ये प्रोग्राम है। इसमें अब एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी काफ़ी योगदान दिया था। अग्नि मिसाइल वगैरह वो सब इसी के अंतर्गत डेवलप हुई थी। अब इसमें देखा है जैसे हमने इसमें रेंज बढ़ा दी गई है, 7 से 10 किलोमीटर हो गई, जबकि नाग वन में केवल 4 किलोमीटर थी। तो रेंज जिसकी लगभग डबल कर दी गई। विशेषता क्या है इसमें? फायर एंड फॉरगेट है, एक बार करो और उसके बाद भूल जाओ। एकदम सटीकता से जाता है इसमें। तो ये है, और ये कवच से लैस है, विस्फोटक प्रतिक्रियाशील कवच से भी लैस है। मतलब जैसे ये टैंक जा रहा है, अब टैंक पे मिसाइल लगी है, अब टैंक में मिसाइल लगी है, अब विदेशी को लगा कि टैंक है तो इस पे अटैक करना है, तो वो जैसे ही इस पे अटैक करेगा, तो ये छोटे मोटे अटैक को झेलने की इसमें क्षमता होगी, यहाँ कवच लगा होगा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और इसमें प्लेटफॉर्म संगठित गया है नामिका नाग मिसाइल कैरियर के साथ। जो ये कैरियर है उसे ही कहते हैं नामिका। तो ये है, नामिका पूछ लेगा नामिका क्या है, एनएमआईसी है, तो ये कैरियर है जो मतलब ये मिसाइल ले जा रहा है वो है। अगला है रीट्स के बारे में, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो इम्पोर्टेंट यही है। उसके बाद है कि इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और म्युनिसिपल बॉन्ड। तो तीन नाम हमें आज मिलते हैं, तो हम इनके बारे में देखते। तो हुआ क्या है, सेबी की जो अध्यक्ष है माधवी बुच, उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जो धन जुटाया जाएगा मार्केट से, वो ज़्यादा मात्रा में इस रीट से जुटाया जाएगा, रीट्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड से। तो उन्होंने बोला है, तो हम इनके बारे में टर्म को यूज़ करते हैं। तो पहला है रीट्स, REITS। अब इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं रीट्स को। ऐसे समझो कि किसी एक समय एक जगह पे हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो कोई मान लो एक बिल्डिंग बनानी है बड़ी सी, एक मॉल टाइप का। अब वो मॉल बनाने के लिए हमें बहुत रुपए चाहिए। अब वो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो कोई बड़ा अंबानी टाइप का व्यक्ति बनाएगा उसे और वो पूरा अकेले बना सकता है, या ऐसा भी तो हो सकता है कंपनी शेयर लॉन्च कर दें, तो शेयर धारक बना ले। तो हम क्या करेंगे, जैसे एक एक हज़ार, 10-10 हज़ार रुपए के शेयर उस मॉल में ले सकते हैं। मान लो वो मॉल 1 करोड़ का है मानते हैं, और 1 करोड़ में हमने 1 हज़ार या 10 हज़ार रुपए उसमें लगाए, तो हमें उसी मात्रा में एक तरीके से ब्याज के रूप में इंटरेस्ट मिलेगा। तो बस यही है। क्या है? रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट। तो रियल एस्टेट का मतलब ही होता है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो सब रियल एस्टेट होता है। तो जैसे मॉल हो सकते हैं, ऑफिस हो सकते हैं, गोदाम हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें, होटल हो सकता है, गोदाम होगा, तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? रियल एस्टेट में आ जाते हैं। अब जब इन रियल एस्टेट में हम लोग रुपए लगाएंगे, धन जुटाएंगे, और उसका हमें लाभ भी मिलेगा, और 90% तक इसमें मतलब गाइडलाइन है कि जो निवेशकों को, अब मान लो हम कैसे रुपए लगाएंगे, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध हो सकता है, जैसे शेयर मार्केट में होता है, शेयर खरीदते बेचते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ये सूचीबद्ध हो जाएगा रियल एस्टेट, और हम इसमें शेयर खरीद सकते हैं, और शेयर हम खरीदेंगे बेचेंगे तो हमें फायदा होगा। और अगर इस निवेश और इसमें जो निवेशक है उन्हें फायदा कैसे होगा, कि जो निवेशकों को फायदा 90% तक होगा, मतलब अगर 100 रुपए का फायदा होगा, तो 90% प्रॉफिट इन निवेशकों को ही बांटा जाएगा। तो फायदा होने की संभावना इसमें थोड़ा अच्छी भी है। तो ये एक सरल तरीका है, मतलब आसान भी है, सरल भी है। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो मेन क्या हो गया, हमने समझा इसे रीड्स में, रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट। आसान भाषा में समझे, कोई एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनना है, उस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में सारे बहुत से रुपए लोग, 100 लोग, 1000 लोग रुपए लगा रहे हैं, मान लो कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 10 हज़ार लगा रहा है, उसी अनुपात में उन्हें क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। उसी अनुपात में क्या रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न कैसा होगा? ब्याज के रूप में होगा, तो धीमे धीमे मिलता रहेगा उन्हें। तो ये अच्छा सा ऑफर है। तो ये है। इसमें एक चीज़ शामिल नहीं है, जैसे ऐसा भी तो होता है, हम देखते हैं कि रियल एस्टेट कभी-कभी संपत्ति बनाती है फिर उसे बेच देती है। ऐसे भी तो हो सकता है, एक बिल्डिंग बनाई मान लो उन्होंने और उसे बेच दिया, एक बिल्डिंग बनाई और उसमें फ्लोर के रूप में उसे बेच दिया, ऐसा नहीं होगा। इसमें पुनर्बिक्री के लिए विकसित नहीं किया जाएगा, वो नहीं शामिल होंगे। इनमें वही शामिल होंगे जो खरीदे जाते हैं, विकसित किया जाता है, मतलब उनका क्या होगा? डेवलपमेंट इस वजह से होगा क्योंकि उन्हें चलाना है। जैसे मॉल को बेचा थोड़ी ना जाएगा तुरंत, उन्हें किराए पे उठाई जाती हैं दुकानें, तो चलाई आती हैं, तो
जिनका चलाना है वो इसमें शामिल की जाएंगी। अब म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में जानते हैं, तो सब बॉन्ड एक ही तरीके का होता है। तो बॉन्ड में क्या होता है, जैसे बॉन्ड हम क्या होता है कि हमने एक बॉन्ड जारी किया और कहा है कि इतने साल बाद आया ना, रुपए लेके चले जाना। जैसे 100 रुपए का बॉन्ड है, में हमने कहा 105 में 5 साल बाद हम वापस ले लेंगे, मतलब ले लेंगे। तो स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर पालिका को मान लो शहर में रोड बनानी है, शहर में रोड बनाना, मतलब रोड तो नहीं, मतलब शहर में कोई एक नाली बनानी, कुछ ऐसा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है शहरी निकाय को, पार्क बनाना है कुछ। अब उनके पास रुपए नहीं है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो अपना एक बॉन्ड जारी करेंगे। इसे ही कहा गया है मुनी बॉन्ड, मतलब म्युनिसिपल बॉन्ड। इससे सर लोग उनमें निवेश करेंगे, और लोग निवेश करेंगे। अब स्थानीय निकाय के पास उसके पास रुपया पहुंच जाएगा, और इससे वित्त पोषण हो जाएगा, और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। और निश्चित एक अवधि बता दी जाएगी, और उसमें ब्याज बता दिया जाएगा। जैसे 100 रुपए आज किसी नगर पालिका ने लिए, और वो 10 साल बाद मान लो 110 लौट आएगी, तो ये एक निश्चित दर होगी, और परिपक्व अवधि होगी, एक निश्चित अवधि होगी। सबसे पहले देखें, और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें टैक्स से छूट होगी। टैक्स आजकल वैसे ही बहुत लग रहा है, पर नगर निगमों को इसमें टैक्स से छूट होगी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरा क्या है इसमें, एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि सबसे पहले किसने बॉन्ड जारी किया, तो 97 में, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है। 97 में बेंगलुरु ने सबसे पहला पहला ऐसा मुनी बॉन्ड जारी किया था। उसके बाद अहमदाबाद म्युनिसिपल ने जारी किया था। अब ये सब सेबी के अंडर, तो मतलब सेबी इन पर निगरानी रखता है। तो सेबी के बारे में देखते हैं। सेबी बना था 1992 में। तो सेबी 92 में कैसे याद करना है कि 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आए थे ना इंडिया में, एलपीजी रिफॉर्म। अब जब एलपीजी रिफॉर्म आएंगे तभी तो मार्केट ओपन होगा। जब मार्केट तब ओपन होगा, तो तभी शेयर मार्केट ओपन होगा। शेयर मार्केट, तो जब शेयर मार्केट चलेगा तभी सेबी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या बना, सेबी बना। कब बना, 1992 में। तो सेबी मतलब अधिनियम के द्वारा प्रावधानों के अनुसार वैधानिक निकाय के रूप में बना। बन पहले ही चुका था, पर जो वैधानिक निकाय के रूप में प्रावधानों के अनुसार पूरी तरह था। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय मेन मुंबई में, क्योंकि शेयर मार्केट कहाँ से काम करता है, मुंबई से। क्षेत्रीय कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली और इनमें है। भूमिका क्या है, निवेशकों का हित रक्षा करना, मतलब जैसे हम निवेशक हैं किसी शेयर में या शेयर मार्केट में, तो उनके हितों की रक्षा करना। संरचना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगी। नौ नौ इसमें सदस्यीय बोर्ड होते हैं। एक अध्यक्ष, जिसमें एक अध्यक्ष होगा। वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मंत्रालय के 2 सदस्य होंगे। आरबीआई के अधिकारियों में से एक सदस्य और 5 अन्य। तो थोड़ा अलग सी है ना, जैसे 10 होते, 5 होते, तो थोड़ा याद रखना आसान हो जाता है। अब 9 सदस्यीय बोर्ड है, तो नौ थोड़ा अलग सा लगेगा, तो 9 सदस्यीय बोर्ड है, इस वजह से इंपॉर्टेंट रहेगा। अध्यक्षता, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और बाकी और सदस्य होंगे। कार्यकाल कितना हुआ, 5 या 65 वर्ष, जो भी पहले होता है। तो ये हमारा 16 जनवरी का था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देखे।